आखिर क्यों करनी पड़ी एक राजकुमार को मेंढकी से शादी? बहुत समय पहले एक राज्य में राजा वीर सिंह अपनी रानी के साथ रहते थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। उनके 3 पुत्र थे, विक्रम, आदित्य और विराट, जो अब विवाह योग्य हो गए थे। एक दिन राजा वीर सिंह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन साथी को चुनो, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं खोज पाया। इसलिए ये मेरा आदेश है कि तुम सब अपने अपने जादुई धनुष बाण से लक्ष्य साधोगे और जहां भी तीर गिरेगा वहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने आदेश का पालन किया और महल के बाग में खड़े होकर तीर चलाया। विक्रम का तीर एक किसान के घर के आंगन में गिरा, जहां किसान की सुंदर बेटी ने वो तीर लौटाया। आदित्य का तीर एक आम के बगीचे में जाकर गिरा, जहां बगीचे की मालकिन ने वो तीर लौटाया। पर विराट का तीर इतना ऊंचा गया कि वो दिखाई ही नहीं दिया। विराट अपने तीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई घंटों तक तीर खोजने के बाद वो जंगल के भीतर एक शांत तालाब तक पहुंचा, जहां उसे तालाब के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठी मेंढकी दिखी। विराट का तीर उसके मुंह में था। विराट ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे मेंढकी, मेरा तीर मुझे लौटा दो। मेंढकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तब तक ये तीर नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। विराट ने झिझकते हुए कहा, मुझे ये स्वीकार करना कठिन होगा, पर पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। इसके बाद विराट और मेंढकी महल लौट आए। महल लौटकर विराट ने सारी घटना अपने पिता को बताई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटे, यदि तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से विवाह करना लिखा है तो हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। और फिर तीनों भाइयों का विवाह हुआ। विक्रम और आदित्य ने सुंदर कन्याओं के साथ विवाह किया और विराट ने एक मेंढकी से। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने उन्हें फिर से दरबार में बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। विक्रम और आदित्य निश्चिंत थे, लेकिन विराट थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सारी बात अपनी मेंढकी पत्नी को बताई। मेंढकी ने कहा, आप चिंता मत करो, सुबह तक कमीज बनकर तैयार हो जाएगी। रात होते ही मेंढकी ने अपनी खाल उतार दी और एक सुंदर लड़की में बदल गई। दरअसल वो मेंढकी एक राजकुमारी थी, जिसे एक जादूगरनी ने मेंढकी बना दिया था। लड़की ने रेशमी, सोने और चांदी के धागों से एक बेहद खूबसूरत कमीज तैयार की। सुबह होते ही तीनों भाई दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अपनी अपनी कमीज राजा को दिखाई। विक्रम और आदित्य की कमीज साधारण पाई गई, पर विराट की कमीज ने राजा और दरबार के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने फिर से आदेश दिया, अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी तीनों बहुओं में सबसे लजीज और स्वादिष्ट भोजन कौन बना सकती है। विक्रम और आदित्य की पत्नियां निश्चिंत थीं, पर छोटा राजकुमार फिर से चिंतित हो गया। उसने सारी बात मेंढकी को बताई। मेंढकी ने मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात स्वामी, आप चिंता न करें, कल सुबह तक सब तैयार हो जाएगा। इधर दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने महल की रसोई में जाकर रोटियां बनानी शुरू कर दीं, और आधी रात होते ही मेंढकी भी अपनी खाल उतारकर एक सुंदर लड़की में बदल गई। उसने खाना बनाना शुरू किया और तरह तरह के पकवान बनाए। पूरे महल में उसके खाने की खुशबू फैल गई। पर मेंढकी को ऐसा करते हुए राजकुमार विराट ने देख लिया था। अगली सुबह विराट खाना लेकर चुपचाप दरबार में पहुंचा। वहां पहले से ही उसके दोनों भाई मौजूद थे। राजा ने विक्रम की थाली देखी, जिसमें जली रोटियां और साधारण दिखने वाले पकवान थे। फिर उसने अपने दूसरे बेटे आदित्य की थाली में देखा। उसके थाली का हाल भी वही था। राजा ने गुस्से में कहा, इस भोजन को तो कुत्ते भी न खाएं, क्या यही है शाही भोजन? इसके बाद विराट ने अपनी थाली राजा के सामने पेश की। थाली में सुनहरी रोटियां, जादुई मसालों से महकती सब्जियां और चमकते व्यंजन थे। राजा हैरान और प्रसन्न होकर बोला, वाह, ये है शाही भोजन का असली स्वाद। जिसके बाद राजा ने ये आदेश दिया, कल महल के राजभोज में तुम तीनों की पत्नियां नृत्य करेंगी, और मैं देखना चाहता हूं कि उनमें से सबसे अच्छा नृत्य कौन करती है। विराट ने फिर सारी बात अपनी मेंढकी पत्नी को बताई। मेंढकी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, बस आप राजभोज में जाइए, मैं आ जाऊंगी।
अगली रात विक्रम और आदित्य अपनी अपनी पत्नी को लेकर राजभोज में पहुंचे, पर विराट अकेले गया। राजा ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? विराट ने कहा, पिताजी, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी राजमहल में एक खूबसूरत लड़की पहुंची, जिसे देखकर सारे मेहमानों की आंखें फटी रह गईं। राजा ने नृत्य का आदेश दिया और राजकुमार की मेंढकी पत्नी ने नृत्य करना शुरू किया। वो बेहद खूबसूरती से थिरकने लगी। सारे मेहमानों ने उसके नृत्य की प्रशंसा की। ये देखकर दोनों बड़े राजकुमारों की पत्नियां जलने लगीं और फिर दोनों ने नाचने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने अपने हाथ घुमाए तो उनके गहने उड़ते हुए राजा के चेहरे से टकरा गए, जिससे राजा क्रोधित होकर समारोह बीच में छोड़कर चला गया। इधर विराट को चिंता सताने लगी कि कहीं उसकी पत्नी फिर से मेंढकी न बन जाए। तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने मेंढकी की खाल उतारी होगी। वो जल्दी से अपने कक्ष में गया और मेंढकी की खाल को जला दिया। उसे लगा कि अब उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, पर तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। उसने रोते हुए कहा, ये क्या कर दिया आपने स्वामी? बस एक दिन और रुक जाते, फिर हम हमेशा साथ रह सकते थे। जिसके बाद वो एक सुनहरे तोते में बदल गई और वहां से उड़ती हुई जंगल की ओर चली गई। राजकुमार दौड़ते हुए उसके पीछे गया, पर उसकी पत्नी का पता नहीं चला। राजकुमार उसे ढूंढते ढूंढते सालों बीत गए। उसके कपड़े फट चुके थे और दाढ़ी बढ़कर झाड़ जैसी हो गई थी। एक दिन वो जंगल में थका हारा पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसकी नज़र जंगल में बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। राजकुमार घबराता हुआ झोपड़ी के अंदर गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई। महिला ने कहा, बेटा, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में किसे ढूंढते फिर रहे हो? राजकुमार ने रोते हुए बूढ़ी को सब कुछ बता दिया। बूढ़ी महिला ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो पड़ोसी देश की राजकुमारी है, जिसे एक जादूगरनी ने उसकी खूबसूरती के कारण मेंढकी बना दिया था। राजकुमार ने कहा, दादी माँ, क्या आपको पता है मेरी पत्नी कहाँ है? महिला ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आत्मा अब भी उसी जादूगरनी के पास है, जो मायावी जंगल की एक गुफा में रहती है। पर याद रखना, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। उस जादूगरनी की आत्मा एक शीशे में कैद है, जिसकी रखवाली एक खूंखार राक्षस करता है। इसके बाद बूढ़ी महिला ने उसे नए कपड़े और एक जादुई पत्थर दिया। वो उसके पीछे पीछे मायावी जंगल में पहुंचा, जहां उसने राक्षस से लड़ाई की और जादुई आईना तोड़ दिया, जिससे गुफा में बैठी जादूगरनी का अंत हो गया। लेकिन विराट चिंतित था कि वो अपनी पत्नी को कैसे ढूंढेगा। तभी उसकी पत्नी उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, स्वामी, आप समय पर आ गए, वरना सब समाप्त हो जाता। फिर वे दोनों राज्य की ओर चल पड़े। तभी राजकुमारी अचानक फिर से मेंढकी में बदल गई, जिसके बाद राजकुमार उसे बूढ़ी महिला के पास ले गया, जहां महिला ने बताया, बेटा, तुमने अपनी पत्नी की मेंढकी वाली खाल जला दी थी, इसीलिए जादूगरनी के जादू के कुछ अंश अब भी तुम्हारी पत्नी में रह गए हैं। राजकुमार ने कहा, दादी माँ, कुछ तो उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी ठीक हो सके। महिला ने कहा, इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए तुम्हें 2 चुनौतियों का सामना कर अमृत पुष्प लाना होगा, जो एक किले के कुंड में है। राजकुमार सफर पर निकल पड़ा। वो जंगल में भटकते हुए एक झरने के पास पहुंचा, जिस पर लकड़ी का पुल बना हुआ था। राजकुमार ने जैसे ही पुल पार करने की कोशिश की, तभी उसके सामने एक विशाल सांप प्रकट हुआ। सांप ने कहा, इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, वरना मरने के लिए तैयार रहना। राजकुमार ने कहा, बोलो, मैं तैयार हूं। सांप ने कहा, बताओ, सड़कों पर मैं चलता हूं, कोई मुझे नहीं देख पाता, हर कोई मुझसे डरता है। मैं हर जगह हूं, फिर भी कभी सामने नहीं आता। क्या हूं मैं? राजकुमार ने गहराई से सोचा और बोला, अंधेरा, जिसे कोई नहीं देख पाता है। राजकुमार के ऐसा कहते ही सांप वहां से विलीन हो गया। वो आगे बढ़ा, जहां उसे एक किला दिखाई दिया। जैसे ही वो अमृत पुष्प लेने के लिए आगे बढ़ा, उसे कुछ साए घेर लेते हैं। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और उन सायों से लड़कर उन्हें हरा दिया। जिसके बाद वो अमृत पुष्प लेकर बूढ़ी महिला के पास पहुंचा। जैसे ही बूढ़ी महिला ने मेंढकी को अमृत पुष्प से छुआ, अचानक मेंढकी लड़की में बदल गई और जादूगरनी का जादू भी खत्म हो गया। फिर राजकुमार और उसकी पत्नी बूढ़ी महिला से आज्ञा लेकर राज्य वापस लौट आए।